हेलो एवरीवन। मशीन चैप्टर में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन बी, जो कि पुल्ली है। पुल्ली क्या होता है, आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं तो देखा होगा इसको, कि आप बेल देखे होंगे जिसको कुआं बोलते हो आप। उसके ऊपर एक पुली सिस्टम लगा हुआ होता है, और उस पुली सिस्टम से होते हुए एक रोप जा रही होती है, और रोप का एक एंड आपके हाथ में होता है और दूसरा एंड आप वहाँ बकेट बकेट बांधा रहता है, जो पानी के अंदर बकेट को डुबोते हैं, तो उसी के सहारे, पुली के सहारे फिर पानी को निकालते हैं बेल से। तो वहाँ पर आपने देखा होगा पुली, या फिर आपने देखा होगा कि गांव कस्बे मोहल्ले में या कहीं पर समरसेबल लगता है, या फिर इंजन या पंपी सेट या कुछ लगता है, तो बोरिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर भी आपने पुली सिस्टम देखा होगा। या बहुत कॉमनली देखा होगा कि कहीं गाड़ियाँ लड़ जाती हैं और फिर क्रेन आता है और क्रेन उस गाड़ी को टो करके लेकर जाता है, तो वहाँ भी पुलिस सिस्टम ही रहता है। तो कहीं ना कहीं आपने पुलिस देखा है अगर, तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज फिर यहाँ हम थ्योरेटिकली उसको पढ़ेंगे ही। तो पुली क्या होता है कि इट इज़ द मेटालिक और द वुडन डिस्क विथ अ ग्रुप्ड रिम। ग्रुप्ड का मतलब होता है कि सर्कुलर ऐसे रिम तो है, लेकिन वो नालीदार है। नालीदार का मतलब आपने कभी ना कभी साइकिल जब चलाया होगा, तो अगर साइकिल के रिम के ऊपर का टायर निकाल दिया जाए, साइकिल के ऊपर का टायर अगर निकाल दिया जाए, तो आप देखोगे वो रिम थोड़ा सा बीच में ऐसे थोड़ा सा स्लोप होता है बीच में। तो वो जो नालीदार स्लोप है रिम के ऊपर, जिस पर टायर चढ़ाते हैं, हम ट्यूब चढ़ाते हैं, उसको हम ग्रुप्ड रिम बोलते हैं। क्या होता है वो? ग्रुप्ड रिम बोलते हैं। तो मेटल का या वुडन का एक ऐसा डिस्क जो ग्रुप्ड तरीके से होता है, नालीदार होता है, ठीक उसी तरीके से पुली भी होता है। ठीक है, नालीदार ही होता है, पुली भी होता है। क्या क्या उस पुली में होता है, या किसी पुली को आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसके हर एक चीज़ को कैसे आप जानेंगे। तो पुली का हमने एक साइड व्यू बना रखा है। ये पुली का क्या है? एक साइड व्यू है। ठीक है, पुल्ली का ये साइड व्यू है, और ये है हमारा रिजिड सपोर्ट, जिससे पुल्ली हमारा सस्पेंडेड है। ये क्या है? रिजिड सपोर्ट है, जिससे कि पुल्ली सस्पेंडेड है एक हुक के थ्रू। ये हुक है और ये पुल्ली का हुक है, ऐसे कनेक्टेड है। और इस हुक को हम क्या करते हैं, एक फ्रेम लेते हैं, उस फ्रेम में क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्टेड कर देते हैं, और फ्रेम के मिडिल पॉइंट से एक एक्सेल जा रहा होता है, और इसके ठीक पीछे भी एक ऐसे एक यहाँ पर ये जो फ्रेम है, ठीक पीछे भी इसके एक फ्रेम है, और इस फ्रेम से इस फ्रेम तक एक एक्सेल आया हुआ है। तो ये जो एक्सेल आया हुआ है, इस एक्सेल को फिक्स करते हैं एक यहाँ पर नेल लगाकर और यहाँ पर नेल लगाकर, ताकि ये एक्सेल दोनों फ्रेम से निकल ना जाए। ठीक है, तो जैसे ये एक फ्रेम है, इधर एक फ्रेम है, बीच में हमारे हमको क्या डालना है? पुली डालना है। तो हम क्या करेंगे, पुली को एक एक्सेल से फिक्स करेंगे, और इसमें भी एक ड्रिल करके एक नेल डाल देंगे, इधर नेल एक नेल डाल देंगे। तो इस नेल के डालने से क्या होगा, एक्सेल फिक्स हो गया। एक्सेल अब निकल नहीं सकता इस फ्रेम से, और पुली भी उसी में सस्पेंडेड है, उसी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये नेल है, और नेल किसमें फिक्स है? एक एक्सेल पे फिक्स है, और ये साइड व्यू है, तो ये एक्सेल हो गया। ठीक है, ये एक्सेल हो गया, ये नेल हो गया। और ये क्या है? स्पोक्स हैं। क्या है ये? स्पोक्स हैं। किसके स्पोक्स हैं ये? उस रिम के, ग्रुप्ड रिम के, जिसको हम लोग पुली बोलेंगे आगे चलकर। और ये है उसका रिम, ग्रुप्ड रिम है ये क्या है? ये ग्रुप्ड रिम है। इस ग्रुप्ड रिम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा का पूरा ये इस सिनेरियो को डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया। अब ये तो हमारा साइड व्यू था, ये साइड व्यू था। अगर हम साइड व्यू ना लेकर हम फ्रंट व्यू लें, यहाँ से देखें, तो ये हमको कैसे दिखेगा? ये जो हमारा रिम है, ये कैसे दिखेगा? ये बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा, ऐसे दिखेगा हमको, ऐसे ऐसे दिखेगा। देखो ये ऐसे ही तो दिखेगा। तो हम इसी को तो ग्रुप्ड रिम बोल रहे थे, इसी को तो ग्रुप्ड रिम बोल रहे हैं। ये ग्रुप्ड रिम है। ठीक है, और अब हम अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो अब देख लो, ये जो आप जो ये दिख रहा था, ये पॉइंट अब दो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये दो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, जिसको आप फ्रेम बोल रहे हो, जिसको आप क्या बोल रहे हो? फ्रेम बोल रहे हो।
और इसी फ्रेम में ये जो है, ये जो हमने यहाँ पर दिखाया था आपको एक्सेल के तौर पर कि ये आपका एक्सेल है, ये एक्सेल है, ये एक्सेल है, ये एक्सेल अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ढंग से, ये एक्सेल यहाँ पर दिख रहा होगा ढंग से, अब एक्सेल दिख रहा होगा ये। और ये एक्सेल इस फ्रेम से निकल ना जाए, इस फ्रेम से निकल ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, नेल लगा रखा है। यहाँ पर क्या लगा रखा है, नेल लगा रखा है। और ये आपका डिस्क है, ये डिस्क है। तो रिम का ये आपका फ्रंट व्यू है, ये रिम का क्या है, फ्रंट व्यू है। तो इस तरीके से आप एक जो पुल्ली है वो पुल्ली आप समझ सकते हैं। यूज ऑफ द सिंगल पुल्ली, अभी पुल्ली का यूज क्या है अभी। अब इस पुल्ली का यूज अगर है तो हम यहाँ पर आपके अपने सिलेबस में दो तरीके से यूज उसका पढ़ेंगे, एक फिक्स्ड पुल्ली के फॉर्म में और दूसरा कैसे पढ़ेंगे, मूवेबल पुल्ली के फॉर्म में। फिक्स्ड पुल्ली और मूवेबल पुल्ली। फिक्स्ड पुल्ली से यहाँ मतलब ये है ना कि पुल्ली का ये जो एक्सेल है, ये एक्सेल फिक्स्ड है, एक्सेल इज इन स्टेशनरी, ठीक है। और यहाँ पर मूवेबल पुल्ली की अगर हम बात करें तो जो एक्सेल है ये एक्सेल फिक्स्ड नहीं है, एक्सेल जो है वो रोटेट कर रहा है, या रोटेट नहीं, एक्सेल कह रहे हैं मूव कर सकता है, एक्सेल मूव कर सकता है, तो रोटेट तो करेगा ही। तो फिक्स्ड पुल्ली में क्या होता है, एक्सेल क्या होता है बेटे, एक्सेल फिक्स्ड रहता है। और मूवेबल पुल्ली में एक्सेल क्या होता है, एक्सेल मूवेबल होता है, ये मूवेबल होता है फिक्स्ड पुल्ली में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। तो सिंगल फिक्स्ड पुल्ली देखो क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली है, इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी इन पोजीशन। इतनी देर से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि सिंगल फिक्स्ड पुल्ली क्या होगा, वो रोटेशन तो करेगा ही करेगा लेकिन स्टेशनरी रहेगा, उसका रोटेशन क्या रहेगा, एक ही जगह पर ऐसे फिक्स रहेगा। रोटेट हो रहा हो ना पुल्ली, ऐसे ही तो रोटेट होगा, अपनी एक्सिस पर ही तो रोटेट होगा, ऐसे तो रोटेट होता है तो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। इसका एक्सेल अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, एक्सेल मूव ही नहीं करेगा। और जब एक्सेल मूव नहीं करेगा तो दिस काइंड ऑफ पुल्ली इज कॉल्ड सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे, तो एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है कि ये इसका क्या है, ये रिजिड सपोर्ट है, ये इसका रिजिड सपोर्ट है, और ये इस रिजिड सपोर्ट का फ्रेम है। रिजिड सपोर्ट से लगा पुल्ली लगाना है ना, पुल्ली को फ्रेम से तो कनेक्ट करेंगे ही। ये इसका नेल है जो पुल्ली के बिल्कुल एक्सेल पर लगा हुआ है, और ये पूरे सिस्टम को हम पुल्ली बोल रहे हैं। पुल्ली के ऊपर से एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस थ्रेड आया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का हमने बनाया है। और यहाँ पर इसके एंड पर जो ये है थ्रेड के एक एंड पर हमने एक बेट सस्पेंडेड कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और अनदर फ्री एंड ऑफ द थ्रेड कनेक्टेड विथ अ लोड, वो लोड से कनेक्टेड है, ये लोड से कनेक्टेड है। और एफर्ट को हम लोग कैपिटल ई बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तो एफर्ट को बैलेंस करेगा इस थ्रेड में ये टी बैलेंस करेगा, और यहाँ के टेंशन को जो बैलेंस करने वाला है वो लोड बैलेंस करेगा, ठीक है, लोड बैलेंस करेगा। और अगर आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेशनरी हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कैसे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो लोड एफर्ट दोनों टेंशन के इक्वल हो जाएंगे। और अगर दोनों टेंशन के इक्वल हो गए तो लोड इक्वल टू एफर्ट हम लिख सकते हैं। और लोड अपान एफर्ट अगर आप लिख रहे हैं तो लोड अपान एफर्ट आप लिखेंगे तो वो इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 1 मिल जाएगा। मैं लिख कर बता देता हूँ आपको कैसे मिल रहा है। ये लोड है ये, और इक्वल टू एफर्ट है ये। तो लोड के अपान में एफर्ट ले आओ, लोड के अपान में एफर्ट ले आओ, यहाँ पर इसको इसके अपान में ले आओ, तो एफर्ट लेकर आते हो तो यहाँ ये 1 बचता है। और ये लोड अपान एफर्ट क्या होता है जी, ये लोड अपान एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और जो किसके इक्वल आ गया है, 1 के इक्वल आ गया है।
तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 के इक्वल आ गया है। जब कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 के इक्वल आ जाए तो वो मशीन ना तो गेन इन स्पीड होता है और ना ही फोर्स मल्टीप्लायर होता है। वो मशीन क्या होता है, वो मशीन हमारा होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट होता है। ठीक है, तो हमने वही बात यहाँ पर भी मेंशन कर दी है कि दिस काइंड ऑफ मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो, और आइडियल केस में आपको पता है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो उसकी वेलोसिटी रेशियो कितनी होगी, वो भी 1 ही होगी, क्योंकि इफिशियंसी आइडियल केस में 1 होती है या 100% होती है। अब अगर इफिशियंसी इक्वल टू लिखें तो मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो होता है, और इफिशियंसी 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो आइडियल केस में क्या होगा जी, आइडियल केस में इफिशियंसी 1 होगा, और उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 1 हो या एक दूसरे से इक्वल हो तो इस तरीके की जो मशीन होती है वो मशीन ना तो गेन इन स्पीड होती है और ना ही गेन इन फोर्स होता है, यानी फोर्स मल्टीप्लायर होता है। फिर वो कौन सा मशीन होता है, तो वो मशीन होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट होता है। क्या होता है वो, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट होता है। क्या होता है, ये लिख भी रखा है हमने यहाँ पर कि इट इज़ द यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट बी अप्लाइड। ठीक है, इफर्ट जिधर अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इफर्ट उसी डायरेक्शन में हमको इफर्ट चेंज रखना है। ठीक है, तो इफर्ट कैन बी अप्लाइड इन अ मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन में हमको जब कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 मिल जाए, कभी भी जब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमें ना तो फोर्स मल्टीप्लायर मिला हुआ है और ना ही वेलोसिटी गेन इन वेलोसिटी मिला हुआ है। हमें कन्वीनियंट डायरेक्शन में हमने क्या कर रखा है, इफर्ट को कर रखा है, कन्वीनियंट डायरेक्शन में इफर्ट को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल फिक्स्ड पुल्ली होगा। अच्छा, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली अभी तक जो हमने आइडियल केस में देखा, अब हम उसको प्रैक्टिकल केस में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल केस में भी देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल केस में अगर हम देखते हैं तो फ्रिक्शन तो कभी जीरो होगा नहीं भाई, फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। और जब फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा और ऐसा भी तो हो सकता है कि मास ऑफ पुल्ली भी जीरो ना हो, और मास ऑफ पुल्ली जीरो नहीं है, फ्रिक्शन जीरो नहीं है। तो अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो आप देखोगे कि इफिशियंसी लेस देन 100% आ जाएगा, या इफिशियंसी 1 से छोटा आ जाएगा। और इस केस में अगर 1 से छोटा आ जा रहा है या लेस देन 100 आ जा रहा है तो हमेशा आप क्या पाएंगे कि इफर्ट ग्रेटर देन लोड होगा, और इफर्ट ग्रेटर देन लोड होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो लेस देन 1 होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज जब आप देखेंगे कि लेस देन 1 होगा, लेकिन आप एक चीज़ और देखें कि वेलोसिटी रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी रेशियो अभी भी 1 ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। इफर्ट और लोड आर्म का डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वेलोसिटी रेशियो एक ही रहेगा। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज पर फ़र्क पड़ जाता है जो कि लेस देन 1 हो जाता है। और इस केस में देखेंगे कि इफर्ट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन एल होगा, यानी कि लोड होगा, और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब आप देखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों नहीं पड़ रहा है ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया है, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 2 सिमिलर काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैं ये, यानी कि इफर्ट का डिस्प्लेसमेंट और लोड का डिस्प्लेसमेंट एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ही। तो इस केस में अब इफ़िशियंसी देखो, हमने जो समझाया आपको वही है कि 1 से छोटा आ गया, 100 से कम आ गया। ठीक है, तो इस केस में ये केस जो था वो प्रैक्टिकल मशीन के लिए था। किसके लिए था वो, प्रैक्टिकल मशीन के लिए था। ठीक है बेटा, अब आगे हम देखें, ये तो सिंगल फिक्स्ड पुल्ली था, ये क्या था, ये सिंगल फिक्स्ड पुल्ली था, ये तो आपने जो पढ़ा वो सिंगल फिक्स्ड पुल्ली था। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको देखा है मूवेबल पुल्ली के फॉर्म में भी और सिंगल फिक्स्ड पुल्ली के फॉर्म में भी। तो हम इसको मूवेबल पुल्ली के रूप में भी देख लें कि मूवेबल पुल्ली इसके लिए क्या सिनेरियो दे रहा है। ठीक है, तो सिंगल मूवेबल पुल्ली है ये,
सिंगल मूवेबल पुल्ली में ये इसका रिजिड सपोर्ट है, ये इसका रिजिड सपोर्ट है, और रिजिड सपोर्ट को हुक के थ्रू, ऐसे हुक के थ्रू एक थ्रेड लगाकर और इस पुल्ली की ऊपर से होते हुए हमने इधर एक डायरेक्शन ले लिया, और जो कि ईफर्ट का डायरेक्शन है। अब ये थ्रेड है तो जब इसको खींचोगे तो इस थ्रेड में टेंशन आ जाएगा, और ये टेंशन जो होगा वो क्या होगा, टी के बराबर हो जाएगा। टेंशन टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन मैं बना देता हूँ, डायरेक्शन जो है वो क्या है, ये डायरेक्शन जो होगा टेंशन, इफर्ट के लिए टेंशन ये होगा, ठीक है, इफर्ट के लिए टेंशन ये होगा, और लोड के लिए टेंशन ये होगा, लोड के लिए टेंशन ये होगा, ठीक है। यानी कि इफर्ट जो है वो E इज इक्वल टू हम टेंशन टी लिख सकते हैं, और लोड जो है ना वो देखो, इस लोड को बैलेंस करने के लिए दो टेंशन है, इसमें दो टेंशन है, तो T प्लस टी, यहाँ पर लोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, लोड इक्वल टू 2T हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसकी कुछ क्वालिटी देख लें। आइडियल केस में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, तो आइडियल केस में स्टडी करने के लिए यहाँ पर देखो कि ये जो थ्रेड है, ये मेरा थ्रेड इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, ठीक है, मासलेस होना चाहिए। आइडियल केस ले रहे हैं तो ये इस पर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पुली पर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पुली का मास भी नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बी निगलेक्ट, क्या निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वेट ऑफ द पुली और फ्रिक्शन, ये दोनों हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं इस आइडियल केस के लिए, ठीक है। और पुली कैसा है आपका, सिंगल मूवेबल पुली है, ये भी मत भूलना। अब आप जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि इफर्ट टी के इक्वल है और लोड टी प्लस टी 2T के इक्वल है, मैकेनिकल एडवांटेज इनका कैलकुलेट करो। अच्छा, इनका पहले मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ ये कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या करेंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो L इज इक्वल टू 2T है और E इज इक्वल टू T है, तो L इज इक्वल टू 2 और T की जगह पर, ये T की जगह पर हम E लिख सकते हैं, यहाँ पर E लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि लोड को आधा करो, लोड को मान लो 10 करो तो बाई 2, लोड मान लो 10 है तो बाई 2 करो किलोग्राम फोर्स, तो ये 5 किलोग्राम फोर्स चाहिए हमको इफर्ट 10 किलोग्राम के लोड को ओवरकम करने के लिए। मतलब हमारा लोड यहाँ पर ज़्यादा है और इफर्ट यहाँ पर कम है, लोड ज़्यादा है और इफर्ट कम है। और अगर लोड ज़्यादा है इफर्ट कम है तो लोड अपान इफर्ट करो, लोड अपान इफर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसके अपान में लेकर चले जाओ, इफर्ट की जगह पर 1 बच गया, और इफर्ट की जगह पर 1 बच गया, और ये जो पूरा टर्म है ये मैकेनिकल एडवांटेज बन गया और ये 1 से बड़ा हो गया। और जब कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा हो जाए, जब कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा हो जाए, और वेलोसिटी आइडियल केस है, आइडियल केस है तो वेलोसिटी रेशियो भी उतना ही होगा, वेलोसिटी रेशियो भी उतना ही होगा, ये उतना ही होगा, उतना का मतलब ग्रेटर होगा, इतना ही होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही 1 से बड़े हैं, और ऐसे मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं, याद रखना इसको, क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब अगर मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लो आप, तो लोड अपान इफर्ट होता है, और लोड की वैल्यू 2T है, इफर्ट की वैल्यू T है, तो T से T कैंसिल करोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वैसे भी आप देख रहे हो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा आने पर ये कैसा क्या हो जाता है, ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है, फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है, समझ पाए आप, ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 2 आ गया, और मैकेनिकल एडवांटेज 2 आने के साथ वेलोसिटी रेशियो अगर हम देखें इसका, और वो कैलकुलेशन के फॉर्म में अगर हम देखें, तो अब देखो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो यहीं पर देख लेते हैं। चलो अच्छा, यहाँ कि इफर्ट अगर मूव करता है, इफर्ट मूव करता है L डिस्टेंस, या मैं कह दूँ D डिस्टेंस, तो लोड आपका कितना मूव करेगा, D/2 डिस्टेंस मूव करेगा। क्यों D/2 मूव करेगा, क्योंकि इसके पास 2 आर्म हैं, ये 2 आर्म है, समझ पा रहे हो ना, ये 2 आर्म चल रहे हैं, और ये सिंगल चलेगा, ये सिंगल चलेगा, ठीक है। तो जितना ये दोनों D डिस्टेंस चल रहे हैं, ये इतना कितना चल पाएगा, ये D/2 चल पाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे यहाँ से इस केस में कि वेलोसिटी रेशियो अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द इफर्ट आर्म
टू द लोड आर्म, और इफर्ट आर्म अगर डी चलता है तो लोड आर्म d/2 चलता है। ठीक है, तो d/2 चलता है तो हम देखेंगे कि 2 ऊपर चला गया और d से d कैंसिल हो गया ये, तो आप देखेंगे वेलोसिटी रेशियो भी 2 मिल जाएगा। वेलोसिटी रेशियो भी क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 मिल जाएगा। ठीक, और जब वेलोसिटी रेशियो 2 मिल गया तो इफिशियंसी आप देखो ध्यान से। इफिशियंसी आइडियल केस में तो इफिशियंसी 100% या 1 ही होती है, और इफिशियंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज भी 2, वेलोसिटी रेशियो भी 2, और ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे, और एफिशिएंसी 100% आप लिख सकते हो। वेलोसिटी रेशियो के लिए देखो, अगर ये d चलेगा, ये d चलेगा, तो ये d/2 चलेगा। क्यों d/2 चल रहा है? मैंने पहले भी बताया कि यहाँ का जो टेंशन है वो 2t के इक्वल है, तो यहाँ का जो d होगा वो यहाँ के d/2 के इक्वल होगा, d/2 के इक्वल होगा। ये इसका सिनेरियो होता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लिए तो इफ़िशियंसी ये सब आ गया। तो ये सब आइडियल के केस में आपने सॉल्व किया, ऊपर अभी तक जो कुछ भी किया आइडियल के केस में सॉल्व किया। अब एक्चुअल सिंगल मूवेबल पुल्ली को अगर आप देखेंगे तो ना तो फ्रिक्शन जीरो होता है और ना ही उसका वेट पुल्ली का जीरो होता है, दोनों जीरो ही नहीं होते हैं। और अगर ये दोनों जीरो नहीं होते हैं तो इस केस में इफ़र्ट जो होगा वो लोड से क्या होगा? बड़ा होगा। इफ़र्ट क्या होगा? लोड से बड़ा होगा, और इफ़र्ट लोड से बड़ा होगा तो थोड़ा सा ही बड़ा होगा, ज़्यादा नहीं बड़ा होगा, स्लाइटली बड़ा होगा। और यहाँ पर आपने क्या देखा था कि लोड इफ़र्ट से बड़ा था, लोड इफ़र्ट से बड़ा था, या हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा था। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 से क्या आ गया? छोटा आ गया। वेलोसिटी रेशियो लेकिन 2 ही आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो 2 ही आ जाएगा, और इफ़िशियंसी क्या होगी? 1 से कम या 100% से कम आ जाएगी, 1 से कम या 100% से कम आ जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने पुल्ली किया, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली किया, और सिंगल मूवेबल फिक्स्ड मूवेबल पुल्ली किया। ठीक है, तो हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पर कर ली, समझ पा रहे हो आप? तो आगे के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं, आगे के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं, टॉपिक होगा वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुल्ली। तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी कंटेंट हमने अवेलेबल करवा रखा है अभी, उस कंटेंट में आपको क्या लाइकनेस नज़र आ रही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। और विजिट करने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।